Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. स्विंग स्टेट में ट्रंप का सिक्सर। Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. चला ट्रंप कार्ड, जीत का मैजिक जोरदार। राष्ट्रवाद की बात, मिली जीत की सौगात। I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार। They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedoms. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way. नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में 4 साल के अंतराल पर दोबारा चुनाव जीतने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ने तमाम अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए कमला हैरिस को न सिर्फ मात दी बल्कि उन लोगों की बोलती भी बंद कर दी जो उनकी हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जीत मिल चुकी है। जीत के बाद ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका का नारा दिया है। कानूनी तरीके से ही अमेरिका में एंट्री होगी। ट्रंप ये सुनिश्चित करेंगे राष्ट्रपति के तौर पर किसी की देश में अवैध एंट्री नहीं होने देंगे। ये बात साफ कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। युद्ध रोकने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, अपने उस बयान को एक बार फिर दोहराया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में ISIS को हराया था। We had to wait longer. I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में, भारत के लिहाज से, पूरी दुनिया के लिहाज से, ये समझेंगे इस खास पेशकश में। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज गैरोला सर, आप एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन नेटवर्क के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और जनवरी 2025 में वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रंप की जीत भारत के लिए क्या मायने रखती है, इसका असर क्या होगा, ये समझिए इस रिपोर्ट में। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. I will faithfully execute. अमेरिका में फिर से ट्रंप राज। दूसरी बार ट्रंप को अमेरिका का ताज। Are among the most dishonest people anywhere at any time. भारत अमेरिका रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास। डोनाल्ड ट्रंप की जीत सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिहाज से अहम है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक इस जीत का गहरा असर होने की उम्मीद है। Do solemnly swear That I will faithfully execute. that I will faithfully execute. साथ ही भारत और अमेरिका की दोस्ती का नया अध्याय भी शुरू होना तय है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बॉन्डिंग है। A great American president, Mr. Donald Trump. 2017 से 2021 तक जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब दोनों नेताओं की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या गुजरात में नमस्ते ट्रंप रैली, दोनों ही जगह मोदी और ट्रंप ने आपसी रिश्तों की मजबूती दिखाई और भारत अमेरिका का आपसी सहयोग का संदेश दिया। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते। अब ट्रंप जीत गए हैं तो एक बार फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है। ट्रंप कई लिहाज से भारत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ट्रंप की जीत से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू खपत का अहम रोल है। इसके अलावा चीजों की कम कीमत, सप्लाई चेन में बदलाव और विदेशी संबंधों से भी भारत का फायदा होने के आसार हैं। हालांकि ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होने की संभावना ज्यादा है।
इसके बावजूद चीन को लेकर उनका कड़ा रुख भारत की आर्थिक तरक्की के लिए नए रास्ते खोल सकता है, क्योंकि ट्रंप पहले ही चीन के आयात पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब आए हैं, जाहिर है कि उनका एक विशेष वर्किंग स्टाइल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं, उनका जो आधार है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर इंटरेस्ट, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां, उन आधारों पर ये संबंध निर्धारित होते हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप ही नहीं है, बल्कि ये दो राष्ट्रों के जो महान लोकतंत्रों के बीच के संबंध है, जो इंडियन डायस्पोरा है उसका बहुत बड़ा आधार है और इन संबंधों को बढ़ाने में ट्रंप की जीत कूटनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए अहम है। माना जा रहा है कि मोदी से ट्रंप की दोस्ती का वैश्विक असर पड़ सकता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ने की भी उम्मीद है। हालांकि ट्रंप का इमिग्रेशन पर कड़ा रुख रहा है, जो मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसके अलावा H-1B वीजा एक्सटेंशन में भी मुश्किल हो सकती है, मगर जिस तरह चीन को लेकर ट्रंप सख्त रहे हैं, वो भारत के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप का सत्ता में आना सामरिक लिहाज से कई बदलाव ला सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका की विदेश नीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका भारत पर सकारात्मक असर हो सकता है। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध मजबूत होंगे, दोनों देशों का सैन्य तालमेल बढ़ेगा। इसके अलावा हथियारों के आयात निर्यात में भी इजाफा होने की उम्मीद है। इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे चीन पर ट्रंप नकेल कस सकेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। साथ ही ट्रंप की जीत के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान अब दबाव में रहेगा, ये भी भारत के लिए फायदेमंद है। ट्रंप का भारत को लेकर मिजाज नरम रहा है, हालांकि रोजगार के मसले पर वो अमेरिकन को प्राथमिकता देते रहे हैं। इसके बावजूद हाल में उनका बयान कई सारी उम्मीदें जगाने वाला है। ट्रंप ने कहा था कि सोशल मीडिया पर लंबा बयान जारी कर, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर कड़ा रुख अपनाया था। ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है, लेकिन कमला हैरिस और उनके बॉस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की। हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। ट्रंप का ये रुख बताता है कि उनका नजरिया भारत को लेकर क्या है। बहरहाल ट्रंप का जीतना अच्छे संकेत हैं और उम्मीद है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती का एक नया युग शुरू होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपक वोरा साहब, जाने माने पूर्व राजनयिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। दीपक वोरा साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 4 साल पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता थे, इकलौते राष्ट्रपति जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। 4 साल में यूएस की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या बदला कि वो इस तरीके से जीत रहे हैं, तब जबकि सारे सर्वे और पोल्स में हैरिस आगे बताई जा रही थी? आभारी हूँ सर, आपने मौका दिया है आपके चैनल पर आने का। मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन बाकी जो आपके मेहमान हैं ना मैं उनके नाम जानता हूँ, लेकिन जरूर मैं आपने जो प्रश्न पूछा, क्योंकि आपका चैनल तो बेमिसाल है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी आपकी रिपोर्ट सुन रहा था कि ये अच्छा हो जाएगा, ये उसके लिए अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा। सर वो क्या कहते हैं, हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगर आप कोई भी सोचता है कि जो व्यक्ति आता है व्हाइट हाउस में या भारत में या पाकिस्तान में या चीन में या रूस में, उसकी पर्सनैलिटी के कारण उनकी विदेश नीति बदल जाएगी, तो वो ऐसा होता नहीं है हकीकत। आप डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों जीते हैं? क्या मुद्दे हैं 3 अमेरिकन लोगों के सामने आज, और कोई कई दिनों से कई महीनों से वो जूझ रहे थे। नहीं है कि उन्होंने बोला कि ट्रंप साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप भारत के मित्र हैं। पहला मुद्दा उनके लिए जो बहुत जरूरी है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। अमेरिकन लोग यूज्ड टू नहीं है इन्फ्लेशन के, ठीक है, कि इतने पेट्रोल $5 का हो गया, $4 गैलन हो गया। अमेरिका को तो आदत पड़ी $1 की। खाद्य पदार्थों की चीजें महंगी हो गई, टमाटर $1 का हो गया, $2 का हो गया, एक टमाटर। ये उनको आदत नहीं है क्योंकि वो तो खाना जाया करते हैं। ये एक पहली चीज थी जो बुडन साहब, सॉरी उनका क्या नाम था, बाइडेन साहब नहीं उस पर कुछ कर पाए। दूसरा उनका डर था एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ये सही है सर कि बॉर्डर खुल के 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ गए थे। क्यों आए थे? न्यूयॉर्क की अगर आप बात करें, $16 प्रति घंटा मिनिमम वेज है।
तो अगर मैं फैक्ट्री लगाना चाहूँ, मैं न्यूयॉर्क कभी नहीं जाऊंगा। इतने पैसे कौन देगा लेबर को? मेरा तो फिर मुनाफा ही खत्म हो जाएगा वहां। ये इलीगल जो आते हैं फिर ये $2 या $2.5 या $1 के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि अमेरिकन लोगों की नौकरियां चली जाती। तो वो बड़े नाराज थे इसके साथ। ट्रम्प साहब ने बहुत लिखा था कि फिर ये लोग आगे बदमाशियां करते हैं, कत्ल करते हैं, बलात्कार करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है सर, अमेरिका डज नॉट लाइक टू बी नंबर 2 दुनिया में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ देर तक तो वो जॉइंट नंबर 1 था सोवियत संघ के साथ। जो सोवियत संघ चला गया, अमेरिका इज नंबर 1। अमेरिका लव्स अ गुड फाइट। अमेरिका के हीरो कौन कौन लोग हैं? जो इन लोगों ने मजबूत बनाया है अमेरिका को। सो दे लव अ ग्रेट लीडर। और याद रखिए सर, अमेरिका वो देश है जिसने आविष्कार किया था किसका? सुपरमैन का, बैटमैन का, ग्रीन लैंटर्न का, माइटी माउस का। ये लोग जो है, ये कॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, ये अमेरिका का दर्शन, लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित कर दिया। इसीलिए ये 3 रीजन है डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मैं मजाक से, मैं जानता हूं तो मजाक से डोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, वो जीत गए हैं। और हम जानते हैं कि आपने बाइडेन को भी मजाक में ही बुड्ढन आपने निकाला शब्द जानबूझकर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। लेकिन संजीव सर, इस बीच में चर्चा खासकर सोशल मीडिया में हो रही है कि साहब ट्रंप की जीत के पीछे राष्ट्रवाद जो है उनका, वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, काफ़ी हद तक। देखिए, क्योंकि बड़ा क्लियर कट लेफ्ट ऑफ सेंटर और राइट, एक तरफ दक्षिणपंथी, एक तरफ थोड़ा वामपंथ तो है ही नहीं अमेरिका में, लेकिन थोड़ा लिबरल, थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर, थोड़ा झुकाव एक उस तरह की पॉलिसीज़ के लिए था जो कमला हैरिस रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसकी हार हुई है और राष्ट्रवाद की जीत हुई है इस तरह से भी कि एक बड़ा जो प्लैंक था या बड़ा बुलंद नारा जो ट्रंप की तरफ से था, जिसका उन्होंने उल्लेख अपनी विक्ट्री स्पीच में भी किया है, बॉर्डर्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का, अमेरिका फर्स्ट का, वो सारी बातें वैसी थी जो कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की तरफ इशारा कर रही थी। और ये डोनाल्ड ट्रंप की 2016 से उनका मेन पिलर रहा है ये कैंपेन का, नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज। तो वही पॉलिसीज जीती हैं। और उसके सबसे बड़ी वजह ये रही कि बाइडेन सबको कमजोर कैंडिडेट लगते थे, लेकिन एक बिल्कुल ही कलरलेस सी, इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन की तरह से कमला हैरिस जो आई, जिनकी कोई पर्सोना में कोई जान नहीं थी, तो ट्रंप की जीत आसान हो गई। बाइडेन के खिलाफ भी जीतते क्योंकि वो इतने लचर और लाचार दिख रहे थे, बेबस दिख रहे थे, कमजोर दिख रहे थे, उम्र दराज दिख रहे थे। और लेकिन कमला हैरिस की अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। लेकिन डेमोक्रेट्स के पास शायद कोई इतनी देर हो चुकी थी, क्योंकि इतने समय तक बाइडेन अड़े रहे कि वही लड़ेंगे, और जब तक उन्होंने ये फैसला किया या उन पे दबाव इतना बढ़ा कि आप हटिए, रास्ता बनाइए, तब तक वो आधी लड़ाई हार चुके थे। प्रेसिडेंट के अलावा उनके पास कोई विकल्प रहा नहीं कमला हैरिस के अलावा। ठीक है, लेकिन मनोज सर, अब आगे क्या? ट्रंप तो राष्ट्रपति के तौर पर अब जीत चुके हैं, शपथ भी ले लेंगे। भारत के लिहाज से और खासकर आर्थिक मोर्चे पर आपको क्या बदलाव नजर आता है आने वाले 4 साल? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप साहब का जो पहला जो टर्म था 2016 से 2020 का, अगर हम देखें तो हमारे देश के लिए कुल मिला के वो टर्म काफ़ी अच्छा था। ये वो टाइम था जबकि ट्रंप ने वही मेक इन अमेरिका में जॉब होनी चाहिए और ये सारी की सारी बातें करी थी। H1B वीज़ा पर भी उन्होंने पाबंदी लगाने की बात करी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जो व्यापार है उस समय बहुत बड़ा, और उस समय जो सबसे ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि चाइना में उन्होंने जो टैरिफ लगाया, और चाइना में जो उन्होंने इस बात को पहचाना कि अगर उनकी जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंस चाइना पे होगी तो उससे अमेरिका को नुकसान होगा। तो इस कारण वो चाहते थे कि वहाँ जो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर वो बाकी देशों में जाए और वापस अमेरिका में भी आए। तो जब वो बाकी देशों में गई तो इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिला इंडिया को। आप देखिएगा कि जो एप्पल ने आईफोन बनाने हमारे यहाँ तभी शुरू करे, और इनफैक्ट हमारे यहाँ बाकी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग भी उसी समय शुरू हुई। और आज की डेट में हमारा देश
एक मोबाइल फ़ोन्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरा, हमारा जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है, ट्रेड में सॉफ्टवेयर ट्रेड में जो आईटी है, आईटी सर्विसेज खास तौर से, आईटी सर्विसेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और इस बारी उन्होंने बोला है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के तो अगेंस्ट है, लेकिन जो लीगल इमिग्रेशन है, लीगल इमिग्रेशन उन्होंने उसको एक तरीके से सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे यहाँ लोग आएंगे वो लीगल तरीके से आएंगे। मतलब H1B वीज़ा में कोई समस्या नहीं। हाँ, H1B वीज़ा में मेरे को लगता नहीं कि कोई समस्या होगी। और कुछ भी हो, ट्रंप एक बिजनेस फ्रेंडली हैं। आप देखिएगा कि ट्रंप ने बोला कि मैं पूरे विश्व में युद्ध को रोकूंगा। तो युद्ध को रोकूंगा का मतलब है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि पूरे संसार में जो फूड का जो कंपोनेंट होता है, फूड इन्फ्लेशन उसके कारण बढ़ा है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो फूड का बहुत बड़ा सप्लायर था। और अगर वो वॉर ख़त्म होता है तो आप ये देखिएगा कि जो तेल के जो प्राइस हैं, तेल के प्राइस में भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा और एक स्टेबिलिटी आएगी जो कि बिज़नेस के लिए अच्छी होती है। इजराइल और ईरान के उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरान का जिस तरीके से आज स्टेटमेंट है कि हम इजराइल को मारेंगे, और ये बेसिकली आज उन्होंने कहा है जो एक इंडिकेट करता है कि ट्रंप के आने का ईरान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर अमेरिका का कोई सपोर्ट करता है तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो लेकिन आप ये दिखेगा कि पूरा शेयर मार्केट, चाहे वो इंडिया का हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, सारा का सारा शेयर मार्केट आज ऊपर है। जैसे 900 पॉइंट्स। हाँ, इंडिया का 900 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, यूरोपियन मार्केट भी 1% के करीब ऊपर है, और बाकी जो एशिया के जो बड़े मार्केट्स हैं वो सारे के सारे ऊपर हैं। तो हर किसी को लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद युद्ध खत्म होगा, थोड़ी पीस होगी और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होगा। लेकिन दीपक बोरा साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अमूमन ये धारणा रही है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो तो डेमोक्रेटिक्स के साथ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो इस बार शिफ्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और क्या वाकई वो एक बड़ी भूमिका निभाता है नतीजों में? ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। आप ये जानते हैं कि 50 स्टेट जो अमेरिका में हैं उनमें से 7 को हम झूला राज्य कहते हैं, स्विंग स्टेट्स। और यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, खास तौर से जो हिंदू धर्म से संपर्क रखते हैं, उनकी जनसंख्या काफी है। और इन लोगों का जो है वोट वो हो सकता है, अगर 3000, 4000, 5000, 10,000 लोग हैं। पिछली बार जो जीत हुई थी जो बाइडेन साहब की कुछ ऐसे स्विंग स्टेट्स में, वो 2000 वोटों से 3000, 4000। तो भारतीय समुदाय के लोग जो हैं, खासतौर से जो हिंदू हैं, उनके वोट का बहुत महत्व है वहां पर। और वैसे भी ट्रंप, आपको याद होगा 2016 की जब वो प्रचार अपना कर रहे थे तो उन्होंने कहा था एक पब्लिक मीटिंग में, आई लव हिंदू, मैं हिंदुओं से बहुत प्यार करता हूं। इस बार पे बांग्लादेश पे भी उन्होंने ट्वीट किया कि अत्याचार वहां पे रोक दीजिए। जो बाइडेन साहब ने कुछ नहीं किया, ना कमाला जी ने कुछ कहा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए सर्टेनली जो इंडियन कम्युनिटी थी, जो ट्रेडिशनली हम लोग कहते हैं कि वो डेमोक्रेट्स की तरफ वेयर करते थे, वो अब सर्टेनली देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आया है जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, और हम उसकी तरफ। मनोज सर, इसके साथ साथ चर्चा ये भी हो रही है कि जो टीम ट्रंप है उसमें भी भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। अगर ऐसा है वाकई तो इसका असर आने वाले वक्त में जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें भी कुछ दिखता है सर? देखिए, ऐसा है कि वहाँ जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, चाहे वो विवेक वो हो रामास्वामी हो, तो उनका इंटरेस्ट अमेरिका के लिए ही होता है। आप देखिएगा कि अगर कमला हैरिस होती तो भी उसका जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के लिए ही होता है। जो वहाँ इंडियन अमेरिकन है वहाँ का उनका इंटरेस्ट इंडियन अमेरिकन के लिए ही होता है वहाँ। लेकिन जो हमारे वहाँ जो लोग हैं, जो आईटी में जो वहाँ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ बड़ा काम किया, उसके बाद जब वो बड़े कंपनीज़ के सीईओज बने तो एक जो ब्रांडिंग इंडियंस की वहाँ हुई, इंडियन सॉफ्टवेयर के आईटी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बना, उसके कारण जो इंडियन कंपनीज़ को जो यहाँ काम मिला, उसके कारण आईटी हमारे देश में आया। तो वो एक अलग बातें हैं। लेकिन जब आप एक सरकार के पार्ट होते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि वो डिप्लोमेसी में उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, आज की डेट में देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी का मतलब है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आज की डेट में जो अमेरिकन है, चाहे वो इंडियन ओरिजिन का हो या कोई हो, उसको अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और इंडिया की पोजीशन देखिए आज क्या है। आज हम वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकनॉमी है, 4 ट्रिलियन की इकनॉमी हम अभी होने वाले हैं। और हम इंडिया का जो आज की डेट में इंडिया एक बड़ा मार्केट है, सबके लिए अट्रैक्टिव है।
ठीक है, डिफेंस का सबसे बड़ा बायर आज की डेट में इंडिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी है। आईटी आज की डेट में सबसे बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में आईटी सर्विसेज इंडिया से ही जाती हैं। आज की डेट में फार्मा में इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ की इंडिया स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इन लोगों के लिए इंडिया से संबंध बनाना और तो वो एक इनके लोगों सारे के सारे इन देशों के लिए मजबूरी है। और ख़ास तौर पे हमारी जो स्ट्रेटजिक हमारी जो लोकेशन है और चाइना से और इनकी जो एक एंटी चाइना पोजीशन है, उस एंटी चाइना पोजीशन में इंडिया की एक भूमिका हो सकती है। ठीक, तो आप तो ये मेरे ख्याल से एक इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और किसी को भी आज की डेट में इंडिया को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। संजीव सर, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और भारत के लिहाज से सर आपको किस तरीके की उम्मीदें नज़र आती हैं? क्योंकि उनके पिछले कार्यकाल में जब जब भारत का तनाव बढ़ता हुआ दिखा, खासकर पड़ोसी मुल्कों के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप साथ में हमारे नज़र आ रहे थे, चाहे वो गलवान का संघर्ष हो या फिर अभिनंदन का जो पूरा मामला था, उसमें भी हमने देखा जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। किस तरीके से आने वाले 4 साल आपको नज़र आते हैं सर? देखिए, जैसे अभी मनोज बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि सारी दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में आज उछाल था, सिर्फ एक शेयर मार्केट डाउन था। कौन सा? हांगकांग। और वो इस बात का इंडिकेशन था कि, और हांगकांग बेसिकली, हांगकांग और शंघाई 2 चाइना के बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं। हांगकांग भी अब चाइना का हिस्सा है। तो वहां पे उसको उस तरह से वेलकम नहीं किया जा रहा ट्रंप की जीत को, जैसे कि बिजनेस फ्रेंडली दूसरे कंट्रीज में। और स्टॉक मार्केट तो अपने आप में कैपिटलिस्ट बिजनेस फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बाकी चीज़ें नहीं देखता, वो तो ये देखता है कौन सी चीज़ व्यापार और मुनाफे के लिए अच्छी होगी। तो बाकी सब जगह उछाल, सिर्फ हैंगसेंग डाउन था। निकाय दूसरा बड़ा स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर था जापान का, लगभग 2%। सो उसके कारण क्या है? उसके कारण अंडरलाइंग वही अनुराग जो आपका प्रश्न था कि इंडो पैसिफिक में, चाइना में एक किस्म की नर्वसनेस, तो मैं नहीं कहूँगा, चाइना अब इतना एक किस्म का खलीफा राष्ट्र हो गया है कि उस तरह से नर्वसनेस तो नहीं, लेकिन वो डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वेलकम करता, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलते हैं। और जैसे फिर मनोज पहले कह रहे थे कि 2016 की उनकी जो पॉलिसीज थी, टैरिफ्स लगाए चाइना वगैरह पे, तो चाइना को मालूम है कि ये हमारे लिए मोस्ट वेलकम बंदा नहीं है, ये थोड़ा सा हॉस्टाइल है, थोड़ा सा आक्रामक है, थोड़ा सा विरोध करेंगे। और चाइना जो अमेरिका फर्स्ट की बात है या यूएस सुप्रीमेसी की बात है, उसमें अब रशिया से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा चाइना मायने रखता है। तो चाइना की ग्लोबल जो एक स्ट्रैंगल होल्ड है या होल्ड है, उसको तोड़ने का वेस्ट लगातार कोशिश कर रहा है। और ट्रंप के समय में वो कोशिश को और पहिए लगेंगे और मोमेंटम पकड़ेगी वो कोशिश कि किस तरह से चेकमेट किया जाए, किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये बहुत ही डेलिकेट गेम होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस का, एक तरह से शतरंजी, क्योंकि वो इतना भी नहीं काउंट चेकमेट करने का प्रयास होता है खुद को ही हार्म होने, खुद ही को नुकसान होने लगे। आज इतनी इकोनॉमी ग्लोबल और इंटरडिपेंडेंट है और चीन इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया है अर्थ की दुनिया की, कि आपको उसके साथ भी आहिस्ते आहिस्ते टैकल करना है। लेकिन ब्रॉडली बिल्कुल सही बात है कि चीन से थोड़ा बहुत एक पंगा लेंगे, एक उनके साथ इनके गिव एंड टेक चलेगी और उसका लाभ भारत को मिलेगा। पुतिन के साथ ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं, ट्रंप सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बोलते, लेकिन उनका भी ये बयान ही कि 24 घंटे में मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। 2016 के चुनाव में, 20 के चुनाव में तो बड़ी चर्चा थी कि पुतिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी वो चर्चा होती रही सर कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लगातार रूस की जो ऑनलाइन टीम है वो मदद कर रही है। ठीक है, मोदी और ट्रंप बेहद करीब हैं। उनकी पर्सनल केमिस्ट्री हमने पिछली बार देखी थी, थोड़ा सा विपरीत पड़ी थी कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा वहां पे, बट वो पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छी है जो कि मोदी जी की उस अनुपात में डेमोक्रेट्स के साथ नहीं थी। हालांकि जैसे मेरे से पहले दीपक जी चाहे मनोज जी ने बोला कि जो बायलैटरल रिलेशन है सब अपना हित देखते हैं, बिल्कुल, तो पर्सनल केमिस्ट्री का एक सीमा तक ही योगदान होता है, बहुत कम, 100 में से कहें आप 2-4%, 1%। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, जब कोई बात अटकेगी तो पर्सनल केमिस्ट्री उस बात को, राह को सुगम बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक बात, तो वो बहुत अच्छी है।
और डेफिनेटली लाइक माइंडेड लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, माचो लीडर्स हैं, थोड़ा दक्षिणपंथी लीडर्स हैं, दोनों अपनी कंट्री को बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। तो कई जगह मीटिंग ग्राउंड है। सिर्फ एक कंसर्न रहेगा कि आईटी सर्विसेज की, क्योंकि मनोज भी बात कर रहे थे कि वहां पे H1B वीजास पे क्या कोई हार्ड लाइन स्टैंड लेते हैं। अगर लेंगे भी तो कहीं और कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि ट्रंप अल्टीमेटली भारत से अच्छे संबंध चाहेंगे, इसमें कोई शक या शुभा। वोरा सर, एक चीज इससे जुड़ी जो बात संजीव सर कर रहे हैं वो थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा। अगर चीन को ट्रंप झटका देते हैं तो वो नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन का जो पूरा एक त्रिकोण है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है और चिंता भी जताई जाती है, क्या आपको लगता है कि उसमें भी कहीं झटका लगेगा? क्योंकि रूस और ट्रंप के जो रिश्ते हैं उसकी चर्चा लगातार हो रही है। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा? जी वोरा सर। ओके, थैंक यू। इससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। मेरा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, एक्स कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, एकेडमिक्स, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स वगैरह। तो उन्होंने ये तस्वीर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है। क्या आप देख पा रहे हैं? जी मैं देख पा रहा हूँ, ट्रंप साहब ने तिलक लगा रखा है। देखा, तो ये हमारी कम्युनिटी ने बनाया है कि वो हिंदू धर्म के साथ इतना प्रेम करते हैं। उनके किसी ने स्पीच में भी कहा था कि ट्रंप जीत गया, दिस इज कर्मा। तो बहुत मजा आया सुन के ऐसी बातें। सर, सबसे पहले ट्रंप कॉन्सेंट्रेट करेगा डोमेस्टिक पॉलिसी पे। अपनी लिस्ट बना ली किन लोगों को बाहर निकालना है वॉशिंगटन की दलदल से और किन को वापस नए लोगों को वहां पर लाना है। तो फर्स्ट फोकस उसका यही होगा कि अपने हालात जो है कंट्री के अंदर उनको ठीक करूं, फिर इकोनॉमी को फिक्स करूं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। फॉरेन पॉलिसी जरूर इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन ये डील मेकर है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इसकी 1987 में मेरा ख्याल 37-38 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द डील। डील कैसे बनाई जाती है, बड़ी अच्छी किताब थी, बड़ी पॉपुलर थी। उन्होंने मुझे कॉपी भी दी थी। तो अगर आप देखें कि ये डील मेकर है, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, ये उस तरह की बातों से नहीं करेगा, डायरेक्ट डील करेगा। मेरा तो मानना है कि टेलीफोन उठा के पुतिन साहब से बोलेगा, यार टाइगर छोड़ो ये सब कुछ, अब आप और हम दोस्त बन जाते हैं और मैं वादा करता हूं कि मैं यूक्रेन को कोई हथियार नहीं दूंगा। फिर ठोकना है उनको ठोको और फिर सब खत्म करो। और सिमिलरली इजराइल में भी शायद ये बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको मुबारक भी दी इनकी जीत को, फोन बोलेगा भाई जो आपने करना था अब आपने कर लिया, थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि वहां पे बहुत समस्याएं हो रही। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डील करता है, ये घुमा फिरा के बात नहीं करता। ये जो कहते हैं ना, ही इज नॉट अ स्लाइव फॉक्स, ये अपना दिल अपने यहाँ स्लीप के ऊपर। अच्छी बात है सर, ये तो पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन वो जो सिपरी सालाना आंकड़े जारी करती है कि किस देश ने कितने हथियार खरीदे और बेचे, उन हथियारों के आंकड़ों का क्या होगा, इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मनोज सर, कुछ बुनियादी बातें भी है जिसकी चर्चा हो रही है कि क्रूड ऑयल का क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा, क्या इसी तरीके से इक्विटी मार्केट आगे बढ़ता रहेगा, आईटी, फार्मा, गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, इन सेक्टर का क्या होगा? कुछ इसको लेकर आपको लगता है कि कहा जा सकता है अभी यह जल्दबाजी होगी? नहीं, देखिए एक चीज़ तो उसमें साफ फार्मा है, सेक्टर भी है। देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि ट्रंप को बिजनेस करना आता है और उसको ये भी मालूम है ट्रंप को कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा बिजनेस अमेरिका के अंदर आ जाए, मेक इन अमेरिका ही सब कुछ हो। उन्हें ये भी मालूम है कि बाहर देश के ऊपर आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। और अमेरिका और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जिस तरह की आईटी सर्विसेज हम लोग देते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली और अमेरिका को, क्योंकि वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं होती थी, यही कारण था कि आईटी सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप हुआ। आईटी के जो लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन अच्छी थी, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, तो वहाँ से हमारा बेस बनता गया और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बहुत अच्छे थे। तो वहाँ से जो हमारा बेस बना, आज हमारा जो बेस बन चुका है आईटी में, वो मेरे को लगता नहीं कि संसार में कहीं और है। तो उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस मालूम है। उनका इंटरेस्ट रहता है कि अगर इंडिया से हम ऑटो एक्सपोर्ट कर रहे होते तो वो ऑटो के ऊपर टैरिफ बढ़ाते, या फिर हैवी इंजीनियरिंग उन्हें कुछ कर रहे होते, या फिर डिफेंस या उससे जो रिलेटेड होता है, या जो पावर इक्विपमेंट होते हैं, या इस तरीके के अगर हम एक्सपोर्ट मशीनरी उन्हें कर रहे होते तो उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करने में उनका इंटरेस्ट होता। हम लोग आज की डेट में जो उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, वो जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन्स, कॉटन, वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कि उनका कोई लंबा चौड़ा इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक पूरे वर्ल्ड की बात है तो हर किसी को यही लगता है कि ट्रंप के आने से उनका बिजनेस बढ़ेगा। और जहाँ तक, और एक और चीज़, जो चाइना में जो उनका जो लास्ट टर्म था,
उन्होंने जब चाइना के ऊपर 60% तक टैरिफ इम्पोज किए थे, उनके जो चिप्स थी उनके ऊपर, उन्होंने खुद भी इम्पोज किए थे और बाकी जो कंट्रीज थी, जापान और यूरोप की कंट्रीज़, उसको भी उन्होंने इनकरेज करा था कि वो सारे के सारे चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज करें। तो ट्रंप का ये भी एक काम करने का तरीका है। वोरा साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में मरहम लगाने की जरूरत है। मरहम का मतलब क्या सर? वही 3 चुनौतियां जिनका आप जिक्र कर रहे थे अभी। हेविली डिवाइडेड सोसाइटी, बहुत डिस्टर्ब्ड सोसाइटी है। आप तो जानते हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ की इश्यूज है, गरीबी की इश्यूज है, लोग सड़कों पे लेते रहते हैं, लेट जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। वहाँ पे साइंस आप देखेंगे, जाएंगे, मैं वेटरन हूँ, मैं ये था, मुझे पैसे दो। तो ये बहुत ही वो ये आसार नहीं है, इंडिकेशन नहीं है ऑफ अ डेवलप्ड सोसाइटी, पावरफुल सोसाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंट सोसाइटी। यही जो मरहम लगा रहे हैं, ये अमेरिका के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हैं। एक तरफ में जाते हुए एक चीज सिर्फ आपको कहूंगा संक्षिप्त रूप में, माने ना माने आपके विशेषज्ञ जो बाकी हैं बहुत बुद्धिमान है, इतना कहूंगा कि जो भी अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसकी लॉयल्टी टोटली अमेरिका को है, तो मुझे एक व्यक्ति का याद आता है जिसकी लॉयल्टी टोटली उनके देश की तरफ है, अपने देश को वो महान बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं। उनका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। बिल्कुल। संजीव सर, एक फाइनल कमेंट आपसे सर। क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर आती हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और जो पिछली गलतियां थी उनकी, एरोगेंस, उनके बयान, उन सब से अब वो और ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ऐसी गलतियां आप नहीं दोहराएंगे? देखिए, 78 वर्ष की आयु में और मैच्योर होने की तो एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, है ना? वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, वो उनकी पूरी एक पर्सोना और शख्सियत का हिस्सा है। देखिए, मेरी नज़र इस पे ये तो चुनौतियां दीपक भाई ने अभी बताई, रेखांकित की, उससे पहले मनोज जी ने बात की। मैं सिर्फ एक नई बात की तरफ इशारा करता हूं कि मेरा इंटरेस्ट रहेगा कि एलॉन मस्क की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, क्योंकि अब आज के अपने भाषण में संजीव सर, मैं माफी चाहूंगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन आपने आखिर में जो नाम लिया है, यकीनन उस पर नजर पूरी दुनिया की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और चुनावी नतीजे का मतलब क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया के लिए ये समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।